हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब की रचना होती है। इससे पहले वाले 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, पहले वो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, तो ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना बहुत आसान है, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती है, जबकि उत्तल दर्पण में आपके सामने दिख रही केवल 2 ही स्थितियाँ होती है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस, उसका वक्रता केंद्र सभी दर्पण के पीछे होते हैं, और हम वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? दर्पण के आगे रखते हैं। इसलिए यहाँ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर बात है? तो यहाँ पर केवल 2 ही स्थितियाँ होती है, एक जब वस्तु अनंत पर हो और एक अनंत पर नहीं, कहीं पर भी एक जगह रखी हो। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में क्लियर हो जाना चाहिए अपने को। ये वाली स्थिति अपन पहले पढ़ चुके हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए, वस्तु अनंत पर होगी तो हमारे पास क्या आएगी? लाइट अनंत से आ रही होगी। अनंत से अगर लाइट आएगी, देखिएगा, अगर अनंत से हमारे पास किरण आती है, ये हमारे पास इधर अनंत है, अनंत से किसी भी सोर्स से एक किरण अगर मुख्य अक्ष के, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब आपको पता ही होगा, ये उत्तल दर्पण को हमेशा इस तरीके से बनाते हैं, अवतल दर्पण को इस तरीके से बनाते हैं। ये पॉलिश की हुई है। इस बिंदु को, इस दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, जिसको पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। लेकिन देखिए, इसका फोकस इधर तो नहीं है, तो इसलिए इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये फोकस पर जाकर मिलेगी। इसी प्रकार से नीचे एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। तो क्योंकि ये किरणें चूंकि इधर मिल नहीं सकती, देखिएगा, ये इधर से किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात इधर जाएगी, और इधर से अगर किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात इधर जाएगी। तो अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यहाँ जाकर मिलेगी। क्लियर बात है? और यहाँ मिलेगी, इसको बोलेंगे अपन फोकस। तो अगर अनंत पर कोई भी वस्तु रखी हो, उसका जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ मिल बन रहा है? तो याद देखिए, प्रतिबिंब कब बनता है? जब तो किरणें या तो मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। तो देखिए, यहाँ मिल रही है ये, तो ये क्या है? फोकस। तो अगर अनंत, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा। आगे बात समझ में? छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा? देखिए, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बन रहा है? तो जब काल्पनिक बनेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर अपन सभी बातें लिख लेते हैं, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, यहाँ पर मैं आपको प्रतिबिंब की जानकारी बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब सबसे पहले देखिए कैसा बन रहा है। दर्पण के अगर पीछे बनता है तो उसको बोलते हैं काल्पनिक। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये बिंदु आकार में सीधा उल्टा कुछ नहीं होता, लेकिन इसको सीधा मानेंगे क्योंकि अपन ने अवतल दर्पण इससे पहले पढ़ा था, उसमें इस साइड में प्रतिबिंब बना था, उसको अपन ने उल्टा माना था। तो काल्पनिक बना, और कैसा बना? सीधा। ठीक है, कहाँ बना है? तो यहाँ पर फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर। कहाँ बना? तो फोकस पर, दर्पण के पीछे। हालांकि देखिए, उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे ही होता है, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। क्लियर बात है? कैसा बना? तो बिंदु आकार का। बिंदु आकार का, या वस्तु से तो हमेशा छोटा ही होगा, बिंदु आकार का। क्लियर बात है? ये हमारे पास प्रतिबिंब की बात हुई। किसमें किसमें बात हुई? उत्तल दर्पण में, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो। क्लियर है? सेकेंड चीज देखिए, मैंने यहाँ चित्र बनाया ही नहीं, मैं आपके सामने बनाकर बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा आईएमपी केस है, इससे आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए। तो देखिए, इसमें एक चीज इस तरीके से दी है कि माना कि कोई वस्तु इस तरीके से, जब वस्तु दर्पण के सम्मुख हो, ये दर्पण है, इसके सम्मुख इधर होता है और पॉलिश की तरफ पीछे होता है, तो इसके सम्मुख ही वस्तु रखी जाती है हमेशा। अगर ये वस्तु रखी तो इससे अगर कोई किरण जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इससे अगर कोई किरण जाएगी, इससे अगर कोई किरण जाएगी तो देखिए, परावर्तन के पश्चात, चूंकि अगर उत्तल दर्पण से परावर्तन होता है तो लाइट को क्या करता है? वो डिस्पर्स करता है। क्या करता है? डिस्पर्स करता है, मतलब फैलाता है। तो ऊपर की तरफ इस तरीके से निकलेगी लाइट, तो इधर तो मिल नहीं सकती, तो इस लाइट को क्या किया जाएगा? पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा। और पीछे की तरफ इसका क्या है? फोकस है। पीछे की तरफ इसका क्या है? फोकस है। क्लियर बात हुई? दूसरी वाली लाइट देखिए, पहली बात समझ में आ गया। इधर हमारे पास सी है, इस सी से भी आप कर सकते हैं। बोलिए, देखिए, अब दूसरी वाली लाइट इस सी पर आ रही है। देखिएगा, दूसरा नियम अपने पास यहाँ पर परावर्तन का लगेगा।
तो सी पर अगर जाने वाली लाइट वहाँ जा तो सकती नहीं, तो टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वापस इसी दिशा में जाएगी। ये दूसरा नियम होता था। पहला नियम समझ में आया था आपको कि अगर समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती, तो फोकस तो इधर है तो पीछे अपन ने फोकस से गुजारी। दूसरा, अगर सी पर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में जाती है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो सी से होती हुई जानने वाली थी लेकिन जा नहीं पाई, तो उसी दिशा में वापस ये इस तरीके से निकल जाएगी। क्लियर बात है। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा। पीछे की ओर बढ़ाया गया तो कहाँ मिल रहा है ये दोनों किरणें? यहाँ, और यहाँ मिल रही है तो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, इन दोनों को जहाँ पर मिला। देखिएगा प्रतिबिंब कैसा बना हमारे पास? प्रतिबिंब बना वस्तु से छोटा। किधर बना? पीछे बना तो काल्पनिक, इसलिए मैंने डॉट डॉट से बनाया। कैसा बना? छोटा बना। कहाँ बना? तो P और F के बीच में बना ही नहीं बना। तो बस ये तीनों बातें लिख देंगे यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला पूछ सकता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाओ, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आपको यही बनाना है, क्योंकि 4 नंबर में ये पहला कैसा आया? ये काल्पनिक आया, बिल्कुल सही बात है। सीधा है, बिल्कुल सीधा है, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा? तो P और F के बीच, P और F के बीच, P और F के बीच बनेगा। और तीसरा कैसे आकार का बनेगा? तो वस्तु से छोटे आकार का, वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर बात हुई। उत्तल दर्पण से हमारे पास 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप एक बार ही समझ जाएंगे तो भी सही। उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, और अगर अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, और अगर अनंत से जैसे जैसे हम पास की तरफ आएंगे प्रतिबिंब इधर की ओर जाता रहेगा, इधर की ओर जाता रहेगा। और कैसा बनता रहेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनता रहेगा, लेकिन हमेशा बनेगा वस्तु से छोटा ही, हमेशा बनेगा वस्तु से छोटा ही। ठीक है, क्लियर बात हुई। ये हमारे पास उत्तल दर्पण की स्थितियाँ होंगी। तो देखिए अवतल दर्पण में हमें 6 स्थितियाँ मिली थी, उन 6 स्थितियों को जरूर याद रखना। ठीक है, 6 स्थितियाँ मिली थी हमको अवतल दर्पण में, और 2 स्थितियाँ हमको मिली कहाँ पर? उत्तल दर्पण में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाली चीज जो 6 स्थितियां अवतल दर्पण में मिली वो उत्तल लेंस में मिलने वाली है अपने को आगे, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है। और जो 2 स्थितियां हमको उत्तल दर्पण में मिली वो अवतल लेंस में मिलने वाली, सेम टू सेम, इसलिए इनको अच्छी तरीके से याद करना है आपको। क्लियर बात हुई आपको? यहाँ तक समझ में आया? चलिए मैं कुछ एक और ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पहले वो भी देख लेते हैं साथ साथ। देखिए ऑब्जेक्टिव कोई खास बात तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव इतने खास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन कोई भी दर्पण अगर अपन लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बनाकर बता रहा हूँ, तो दर्पण में आपने देखा होगा यहाँ होता है सी वक्रता केंद्र और यहाँ होता है फोकस, ठीक है, और यहाँ होता है पी। तो एक ऑब्जेक्टिव बनता है, फोकस कहाँ होता है, क्या सत्य असत्य होता है? सी और पी का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। एफ जो होता है वो सी तथा पी का क्या होता है? मध्य बिंदु, ठीक है, ये याद रखना। ये समझ में आया? ठीक है। अब C से P तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और F से P तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, इसलिए इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं, स्मॉल f है। तो यहाँ पर दूसरा रिलेशन ये होता है कि अगर ये मध्य बिंदु देखिए ये दोनों बराबर होगा, तो हमारे पास f अगर फोकस दूरी जो होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सिद्ध करना भी आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन वो मैं बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका एग्जाम में अगर आने जैसा हो और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं वहाँ पर बता दूंगा। F बराबर R/2 ऐसा होता है, सिद्ध कीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सिद्ध कीजिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या अगर इसको ऐसा बनाया जाए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो 2 गुणित फोकस दूरी होती है। किसी भी लेंस की बात की जाए, किसी भी दर्पण की बात की जाए। क्लियर बात हुई? चौथा हमारे पास मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दर्पण फार्मूला, दर्पण फार्मूला, ठीक है। दर्पण फार्मूला हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए दर्पण फार्मूला होता है 1/u धन 1/v बराबर 1/f। दर्पण फार्मूला बोलता है कि जो फोकस दूरी होती है 1/f, वो 1/u क्या होता है? u होती है वस्तु की दूरी। अगर हमारे पास कोई वस्तु यहाँ रखी है
और माना कि उसका प्रतिबिंब यहाँ बनाए, तो ये जो दूरी होगी ये u होगा और ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, v होगी। तो u होती है वस्तु की दूरी, v होती है प्रतिबिंब की दूरी और f होती है फोकस दूरी। दर्पण फार्मूले में यहाँ प्लस आ जाता है और लेंस फार्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है, हालांकि v को इधर लिखा जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस फार्मूले को भी सिद्ध करना पूछते हैं, लेकिन देखिए अभी आपके लिए, अभी आपने पूरा टॉपिक ढंग से पढ़े नहीं है, इसलिए अगर मैं अभी आपको वीडियो बनाकर बताता हूँ तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो अगर अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो मैं वहाँ पर ज़रूर बताऊँगा, और अगर किसी को ऑनलाइन भी पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं इसको पूरा क्लियर करके बता दूंगा। ये 100% 4 नंबर का क्वेश्चन आता है दर्पण फार्मूला से रिलेटेड। अब प्रश्न कैसे बनता है, अवतल दर्पण से दर्पण फार्मूला सिद्ध कीजिए, उत्तल दर्पण से दर्पण फार्मूला सिद्ध कीजिए, और लेंस फार्मूला भी आता है, वो अपन आगे देखने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास बस ये लगभग हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देना वाला हूँ कि परावर्तन लगभग खत्म हो चुका है, परावर्तन में कुछ विशेष नहीं बचा है, ठीक है। अब अपन, आपको पता ही है अवतल दर्पण के उपयोग पूछ ले कभी तो किस तरीके से बताएंगे। तो अवतल दर्पण के उपयोग हमारे पास दाढ़ी या हजामत बनाने वाले लेंस दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, तो जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो नाक, कान या गला आदि की जो जांच करते हैं उसमें इमेज को बड़ा देखने के लिए वहां पर डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के पश्चिम दृश्य के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात याद रखिएगा। और कहाँ किया जाता है, तो सड़क पर, चौराहे पर जो बत्तियां लगी होती है, लाल बत्ती, हरी बत्ती आपने देखा होगा, तो उनको परावर्तक के रूप में, क्योंकि वो लाइट को फैला देता है। कौन? उत्तल दर्पण अपन ने देखा है, तो परावर्तक पृष्ठ के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये चीज और आपको पता होनी चाहिए। एक और टॉपिक है थोड़ा सा, आवर्धन। आवर्धन मतलब ये फार्मूला याद रखिएगा। आवर्धन को अपन दर्शाते हैं एम से। आवर्धन हमेशा परावर्तन में ही काम देता है। आवर्धन होता है आई बटा ओ जो होता है, इसका जो अनुपात है वो माइनस के वी बटा यू के बराबर। वी अभी मैंने बताया, वी होता है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी और यू होता है वस्तु की दूरी। आई होता है हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई, आई का मतलब होता है इमेज और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो ओ होता है ऑब्जेक्ट की लंबाई। तो इन दोनों का अनुपात, ये हमारा आवर्धन का फार्मूला होता है। तो इसको, इसके बारे में भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। एक दो में एग्जांपल और नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, या नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन अपवर्तन को स्टार्ट करते हैं, अपवर्तन के किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर बात हुई? कैसे लगे वीडियो जरूर बताएं कमेंट में, और पूरे से पूरे वीडियो देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।